होस्ट की बात सुनकर ध्रुवांश ने माइक हाथ में लिया। उसकी नजरें ऑडिटोरियम में घूमती हुई सीधे उस कतार पर जा रुकी जहां ईशा बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी जो अक्सर उसकी आंखों में तब दिखाई देती थी जब वो घर पर ईशा के लिए मैगी बनाता था या उसे डांटने के बाद मनाने आता था। ध्रुवांश ने एक गहरी सांस ली। ऑडिटोरियम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। मेरा सफर, ध्रुवांश की आवाज गूंजी। शायद आप लोगों को लगे कि एक सक्सेसर बनने के लिए इंसान को पैदाइशी टैलेंटेड होना चाहिए, लेकिन मेरी कहानी थोड़ी अलग है। उसने अपनी मुट्ठी भींची और फिर धीरे से खोली। मैं बहुत छोटा था जब मेरे डैड के ऑफिस पर एक भयानक डीमन अटैक हुआ। वो एक साधारण दिन था। वो ऑफिस गए और फिर कभी वापस नहीं आए। हमें उनकी बॉडी तक नहीं मिली। वो बस धुएं की तरह गायब हो गए। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे वो दिन याद था, धुंधला सा, लेकिन वो दर्द आज भी ताजा था। ध्रुवांश ने आगे कहा, उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरी मां पर आ गई। आप में से शायद कुछ लोग जानते हों, वो एक हीरो लेवल हंटर थी। वो मजबूत थी, बहुत मजबूत, लेकिन बदकिस्मती ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। एक मिशन के दौरान एक डीमन के अजीब से जहर ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ाई। वो जहर, उसने मेरी मां को मारा नहीं, बल्कि उन्हें एक ऐसी गहरी नींद में सुला दिया जहां से वो कभी नहीं जागी। वो बस एक जिंदा लाश बनकर रह गई। पूरा हॉल ध्रुवांश के हर शब्द को पी रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमेशा मुस्कुराने वाले इस लड़के के पीछे इतना गहरा अंधेरा है। शुरुआत में ध्रुवांश ने कड़वाहट के साथ कहा, सरकार ने उनका इलाज करवाया क्योंकि वो एक हीरो थी। लेकिन जब वक्त गुजरा और कोई सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। सरकार ने फंड्स रोक दिए। उन्होंने कहा, मिस्टर ध्रुवांश, मशीनों से उन्हें जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है, उन्हें जाने दो। भीड़ में बैठी ईशा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसे ये बात कभी पता नहीं थी कि सरकार ने मदद बंद कर दी थी। मैं उस वक्त 16 साल का था। ध्रुवांश की आवाज अब थोड़ी सख्त हो गई। मेरी हंटर पावर तब जागी थी, लेकिन मैं कोई जीनियस नहीं था। मैं एक बेहद कमजोर, शायद सबसे कमजोर हंटर था। मेरी रैंक इतनी कम थी कि मुझे डीमंस के सामने खड़े होने में भी डर लगता था। उसने ईशा की तरफ देखा, लेकिन मेरे पास डरने का ऑप्शन नहीं था। मुझे अपनी मां को जिंदा रखना था। मुझे अपनी छोटी बहन को वो सब देना था जिसकी वो हकदार थी। इसलिए मैं उन मिशंस पर भी गया जहां मेरी जान जा सकती थी। मैं हर रोज पिटता था, खून से लथपथ होकर घर आता था, घाव छुपाता था और अगले दिन फिर उसी मौत के कुएं में कूद जाता था। ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने मार खाई, बहुत मार खाई, इतनी कि मुझे दर्द होना बंद हो गया। लेकिन मैं पीछे नहीं हटा, क्योंकि मुझे समझ आ गया था, जिंदगी में मुसीबतों से भागने से अच्छा है उनका सामना करना। चाहे आप कमजोर हों या ताकतवर, अगर आप डटे रहे तो वक्त आपके सामने घुटने टेक देता है। जैसे ही ध्रुवांश चुप हुआ, वहां मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। ये किसी सुपर हीरो की कहानी नहीं थी, ये एक भाई और एक बेटे की जिद की कहानी थी। वहीं स्टेज के एक कोने में खड़ा अनिकेत ध्रुवांश को देख रहा था। उसके दिमाग में फ्लैशबैक चल रहे थे। अनिकेत को याद आया वो वक्त जब वो बेहद घमंडी था। उसे अपनी ताकत का नशा था। उसने ध्रुवांश की गर्लफ्रेंड जिया को पटा लिया था। तब उसे लगता था ध्रुवांश एक कीड़ा है। लेकिन फिर वो डेथ एंजल वाला रेड, अनिकेत की यादों में वो मंजर ताज़ा हो गया। वो सब एक गेम में फंस गए थे। डेथ एंजल का वो खौफनाक गेम जहां हर गलती की सज़ा मौत थी। अनिकेत, जो खुद को सबसे ताकतवर समझता था, उस दिन डर से कांप रहा था। लेकिन ध्रुवांश जो शक्ति में उनसे कमज़ोर था, उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस गेम को खेला। उसने आगे बढ़कर सबकी जान बचाने के लिए खुद को जोखिम में डाला। अनिकेत ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, ध्रुवांश, तुम पागल हो। उस दिन तुमने साबित कर दिया था कि हंटर ताकत से नहीं, जिगर से बनता है। जिया ने तुम्हें छोड़कर और मैंने तुम्हें कम आंककर, हम दोनों ने गलती की थी। तुम इस जगह को डिजर्व करते हो मेरे दोस्त। दूसरी तरफ कबीर भी अपनी यादों में खोया हुआ था। कबीर को अपनी और ध्रुवांश की पहली मुलाकात याद आई। कबीर का लेवल ध्रुवांश से बहुत ऊपर था, लेकिन उसका दिल एक डरपोक बच्चे जैसा था। वो रेड जहां उनके साथ गए हंटर्स ने गद्दारी की थी। उन लोगों ने कबीर और ध्रुवांश को चारा बनाकर डीमंस के आगे फेंक दिया था ताकि वे खजाना लूट सकें। कबीर को लगा था आज उनका अंत है। वो रो रहा था, कांप रहा था। लेकिन तब उसने ध्रुवांश का वो रूप देखा था।
ध्रुवांश हवा की तरह तेज था। उसके मूव्स में एक ऐसा फ्लो था जैसे पानी बह रहा हो। उसने उन गद्दारों और डीमंस को एक एक करके ऐसे खत्म किया जैसे वो कोई सब्जी काट रहा हो। न हाथ कांपा, न माथे पर शिकन। कबीर के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने सोचा, मैं उस दिन ध्रुवांश भाई से बुरी तरह डर गया था। वो इंसान नहीं, साक्षात मौत लग रहे थे। लेकिन उसी दिन मैंने सीखा कि असली ताकत क्या होती है। आज अगर मैं निडर हूं तो सिर्फ ध्रुवांश भाई की वजह से। नीचे ऑडियंस में ईशा की हालत खराब थी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब रुक नहीं रहा था। भाई, वो सिसक रही थी। इतना दर्द, और मुझे कभी भनक भी नहीं लगने दी। ईशा को वो रातें याद आ रही थीं जब ध्रुवांश देर से घर आता था और कहता था कि दोस्त से बाइक से गिर गया। आज उसे समझ आ रहा था कि वो गिरने की चोट नहीं, डीमंस के वार थे। वो अपनी सीट से उठकर स्टेज की तरफ भागना चाहती थी, अपने भाई के गले लगकर रोना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर जैसे सुन्न पड़ गया था। भावनाओं के तूफान ने उसे जकड़ रखा था। पास बैठी कृति, प्रिया और शुभम भी स्तब्ध थे। प्रिया की आंखों में भी नमी थी। सिल्वी ने ईशा को अपनी बाहों में भर लिया। वो ईशा की पीठ सहलाते हुए धीरे से बोली, शांत हो जाओ ईशा, देखो उसे, वो अब कमजोर नहीं है, वो अब एक अच्छे हंटर हैं। तभी होस्ट लड़की, जो खुद भी भावुक हो चुकी थी, कबीर की तरफ बढ़ी। माहौल को थोड़ा हल्का करने की जरूरत थी। मिस्टर कबीर, होस्ट ने माइक बढ़ाया, आपकी कहानी, ध्रुवांश सर की कहानी ने तो हमें रुला दिया। आपका सफर कैसा रहा? कबीर ने अपना चिर परिचित मजाकी अंदाज अपनाया। उसने अपने सिर के पीछे हाथ रखा और एक चार्मिंग स्माइल दी। सच कहूं तो, कबीर ने हंसते हुए कहा, मेरी कोई खास इमोशनल स्टोरी नहीं है यार। घर वाले और लोग कहते हैं कि मैं बचपन से ही काफी स्मार्ट था। उसने कॉलर झाड़ने का नाटक किया। भीड़ में हल्की हंसी दौड़ गई। मेरी फाइटिंग स्किल्स गॉड गिफ्टेड थी, कबीर ने जारी रखा। जब सब बच्चों के दूध के दांत टूट रहे थे, तब मेरी हंटर पावर जाग रही थी। मैं शायद 5 साल का था। मेरी फैमिली के लिए मैं किसी अनमोल रतन से कम नहीं था, इसलिए मेरी प्रोटेक्शन के लिए हमेशा हीरो लेवल के गार्ड्स तैनात रहते थे। उसने कंधे उचकाए। रेड में भी कभी असली खतरे का सामना नहीं किया। मैं बस जाता था, मेरे गार्ड्स डीमंस को कमजोर करते थे और फिर मैं उनको मारता था और मेरा लेवल अप हो जाता था। मुझे लगता था यही जिंदगी है, आसान और मजेदार। अचानक कबीर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने ध्रुवांश की तरफ देखा, लेकिन कबीर की आवाज बदल गई। एक रेड में मेरी मुलाकात ध्रुवांश भाई से हुई। वहां हमारा सामना एक बहुत खतरनाक डीमन से हुआ। कबीर ने समझदारी दिखाई और उस गद्दारी वाली बात को छुपा लिया। वो यहां तमाशा नहीं बनाना चाहता था। वहां उस दिन मेरे गार्ड्स मेरे साथ नहीं थे। मौत मेरे सामने खड़ी थी। कबीर ने पूरी ईमानदारी से कहा, हम मरने ही वाले थे। मैं डर के मारे जम गया था, लेकिन तब मैंने ध्रुवांश भाई को देखा। वो लेवल में मुझसे कम थे, लेकिन जिगर में मुझसे 1000 गुना बड़े। वो उस डीमन से ऐसे भिड़ गए जैसे उसे नाश्ते में खा जाएंगे। कबीर ने गर्व से कहा, उस दिन मुझे पहली बार हिम्मत का मतलब समझ आया। मैंने ध्रुवांश भाई को देखकर सीखा कि अकेले कैसे लड़ा जाता है। उस दिन के बाद मैंने अपने गार्ड्स हटा दिए और खुद को खुद के दम पर आगे बढ़ाया। आज मैं जो भी हूं, ध्रुवांश भाई की बदौलत हूं। पूरा ऑडिटोरियम सन्न रह गया। एक एम्परर सक्सेसर जो खुद इतना पावरफुल है, वो भरी सभा में दूसरे सक्सेसर को अपना गुरु मान रहा था। ये बहुत बड़ी बात थी। यहां तक कि माही, जो ध्रुवांश से चिढ़ती थी, वो भी हैरान होकर कबीर और ध्रुवांश को देख रही थी। उसे कबीर के अहंकार के बारे में पता था, और अगर कबीर किसी के सामने झुक रहा है तो मतलब उस बंदे में सच में कुछ खास है। ध्रुवांश बस मुस्कुरा रहा था। उसने कबीर को एक ब्रदरली नॉड दिया। तभी होस्ट लड़की के कान में लगे ईयरपीस में कुछ निर्देश आए। उसने ध्रुवांश और बाकी लोगों से कुछ बात की। लेडीज एंड जेंटलमैन, होस्ट ने उत्साह से घोषणा की, बातों का सिलसिला अब खत्म होता है। अब वक्त है एक्शन का। उसने स्टेज के साइड में खड़े स्टाफ को इशारा किया। गड़गड़ाहट। अचानक पूरा स्टेज हिलने लगा। स्टूडेंट डर के मारे अपनी कुर्सियों से चिपक गए। देखते ही देखते स्टेज का लकड़ी का फर्श हटने लगा और नीचे से एक मेटालिक मजबूत जमीन ऊपर आ गई। स्टेज के चारों तरफ पारदर्शी जादुई दीवारें खड़ी हो गई। वो अब एक ऑडिटोरियम का स्टेज नहीं, बल्कि एक फाइटिंग अरीना बन चुका था। होस्ट ने माइक ध्रुवांश को थमाया, लेकिन ध्रुवांश ने माही की तरफ इशारा किया। ये काम इसे करने दो, इसे ऑर्डर देना पसंद है। माही ने ध्रुवांश को घूरा, लेकिन माइक ले लिया। उसने अपनी जेब से एक लिस्ट निकाली। यहां पर हमारी 4 टीम्स के कुछ होनहार हंटर्स मौजूद हैं। मैं जिनके नाम लूंगी वो तुरंत स्टेज पर आ जाएं।
भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये क्या हो रहा है? क्या फाइट होने वाली है? माही ने पढ़ना शुरू किया। पहली टीम, अनिकेत की टीम से कविता, प्लीज स्टेज पर आएं। भीड़ में से एक लड़की जो काफी एथलेटिक दिख रही थी उठी और नर्वस होते हुए स्टेज पर आ गई। अगली टीम, माही ने बिना रुके कहा। टीम कबीर, 2 हंटर्स, चरण और सुजीत। 2 लड़के जो काफी फुर्तीले लग रहे थे कूदकर स्टेज पर पहुंच गए। टीम माही, माही ने अपनी टीम का नाम लिया। विक्रांत, एक लंबा चौड़ा लड़का जिसके चेहरे पर एक घाव का निशान था, भारी कदमों से स्टेज पर आया। और फिर माही रुकी, उसने लिस्ट देखी और फिर सामने भीड़ में देखा। और आखिर टीम ध्रुवांश से माही ने नाम पुकारा, शुभम। ये नाम सुनते ही बीच वाली कतार में जैसे बम गिरा हो। कृति का चेहरा पीला पड़ गया। उसने झटके से शुभम का हाथ पकड़ लिया। शुभम, ये तुम्हारा नाम क्यों ले रहे हैं? तुम्हें स्टेज पर क्यों बुलाया जा रहा है? कृति की आवाज कांप रही थी। शुभम, जो अब तक हंसी मजाक कर रहा था, अब एकदम गंभीर हो गया था। उसने धीरे से अपना हाथ कृति की पकड़ से छुड़ाया नहीं, बल्कि उसके हाथ को मजबूती से थाम लिया। आई एम सॉरी कृति, लेकिन मैं होने वाली हंटर रेड में हिस्सा लेने वाला हूं। ये इसी के लिए है। क्या? कृति की आंखों में डर तैर गया। लेकिन हमने डिसाइड किया था ना, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम इन सब लफड़ों में नहीं पड़ोगे। शुभम, ये खतरनाक है। प्रिया और ईशा भी हैरान थी। शुभम, जो हमेशा डरपोक होने का नाटक करता था, वो हंटर रेड पर जा रहा है। शुभम ने कृति की आंखों में देखा। हाँ, हमने फैसला किया था, लेकिन कृति हालात बदल गए हैं। मैंने सोच लिया है, अगर मुझे हम दोनों के फ्यूचर को सुरक्षित रखना है तो मुझे ताकतवर बनना होगा। मुझे हमारे लिए ही जाना होगा। नहीं, प्लीज मत जाओ। कृति रो पड़ी। वो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन शुभम की आंखों में जो निश्चय था, उसने कृति के शब्द छीन लिए। शुभम खड़ा हुआ। उसने अपनी जैकेट ठीक की और एक बार कृति के सर पर हाथ रखा। फिर तेजी से बिना पीछे मुड़े स्टेज की तरफ बढ़ गया। प्रिया ने कृति को कंधे से संभालकर समझाया, शांत हो जा कृति, वो बच्चा नहीं है। सिल्वी, जो ये सब देख रही थी, उसने कृति की ओर देखा। फिक्र मत करो कृति, सिल्वी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा। शुभम ध्रुवांश की टीम का हिस्सा है और ध्रुवांश, वो अपनी टीम के लिए मौत से भी लड़ जाते हैं। शुभम सुरक्षित रहेंगे। सिल्वी की बातों से कृति को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। अब नजारा कुछ ऐसा था। स्टेज के एक तरफ 5 नॉर्मल हंटर्स खड़े थे, कविता, चरण, सुजीत, विक्रांत और शुभम। उनके चेहरे पर पसीना था और वो नर्वस थे। और उनके ठीक सामने खड़े थे देश के 5 भविष्य, 5 एम्परर सक्सेसर। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था और शरीर से निकलने वाला ऑरा हवा को भारी कर रहा था। ऑडिटोरियम की लाइट्स धीमी हो गई और स्पॉटलाइट्स सीधे अरीना पर फोकस हो गई। ध्रुवांश ने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाई और सामने खड़े 5 हंटर्स को देखा। तो क्या तुम सब तैयार हो अपनी असली ट्रेनिंग के लिए? हवा में तनाव इतना ज्यादा था कि माचिस की तीली जलाए बिना ही आग लग सकती थी।